आज हमारा जो टॉपिक है वह है ब्रेक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेक होता क्या है। तो इसको हम समझते हैं। ये द्विविमीय आकृति होती है, ज्यामिति के अंतर्गत द्विविमीय आकृति है ब्रेक। तो इसको परिभाषा कैसे किया जाता है कि किसी सतह पर कोई एक स्थिर बिंदु है, उससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह है और उससे जो निर्मित आकृति है वह वृत्त कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से परिभाषा देखो। समतल, समतल का अर्थ हो गया कि वो क्या हो गया, द्विविमीय हो गया, दो तल हो गए उसमें, है ना। एक एक्स अक्ष हो गया, एक वाई अक्ष हुआ, उसमें गहराई नहीं है। तो समतल में कोई एक स्थिर बिंदु हो गया, जैसे मान लो यहाँ पर एक स्थिर बिंदु हो गया, ठीक है। और इससे हम समान दूरी पर ले रहे हैं बिंदुओं का समूह। तो पहले यहाँ लिए, फिर उतनी ही दूरी पर यहाँ पे लिए, इस तरह से हम इसके चारों ओर बिंदुओं का एक समूह लिया गया, ठीक है। तो चारों ओर लिया गया है बिंदुओं का समूह, उससे जो निर्मित आकृति है वो क्या कहलाएगी, वृत्त कहलाएगी। इसको अगर हम और ज्यादा घना खींचेंगे, बिंदुओं का समूह बनाएंगे, तो ये पूरा क्या होगा, एक लाइन की तरह से दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से हमारा वृत्त बनेगा। और ये जो स्थिर बिंदु है इसको कहते हैं वृत्त का केंद्र। सामान्यतः इसे O से व्यक्त किया जाता है और इस वृत्त से इस सीमांत बिंदु तक की जो दूरी होगी इसको हम कहते हैं त्रिज्या, जिसको R से व्यक्त किया जाता है, स्मॉल r से। और ये जो बिंदु है इसको हम P लिख देते हैं। अगर यहाँ से हम इसको काट दें और इसको अलग कर दें पूरे को, और फिर वापस P बिंदु तक आए, तो इस तरह से हम इसको काटने पर इसको इस तरह से फैलाएंगे, तो इसकी जो लंबाई आएगी वो कहलाती है परिधि, वृत्त की परिधि। तो परिधि क्या हो गया, जो वृत्त है उसका परिसीमन की पूरी लंबाई है, ठीक है। और केंद्र बिंदु से हम वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पे जाएं, वहां तक की लंबाई त्रिज्या कहलाती है। और सारी त्रिज्याएं क्या होंगी, इसकी समान होंगी, क्योंकि ये समान दूरी पर स्थित है। वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई r, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पे देखिए ये केंद्र है और इससे हम एक लाइन खींचते हैं जो वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं पर, जैसे यहाँ पे हम R और S ले लेते हैं, जो केंद्र से होके जा रहा है, अर्थात RS एक रेखाखंड है जो केंद्र से होके जा रहा है और वृत्त के दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है। तो ये जो दूरी है इसका नाम होगा व्यास। और इसका जो मान होता है वो त्रिज्या के दुगने के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए R से O तक का दूरी, O से S तक का दूरी, और ये दूरी क्या है, बराबर है। तो ये R है तो ये भी R है, तो दोनों R जुड़ जाएगा तो 2R के बराबर होगा। तो व्यास क्या होगा, त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है। अब देखिए इससे और भी चीजें हैं, दूसरा वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा केंद्र है जिसको O से दिखा देते हैं। वृत्त के परिधि पर हम दो बिंदु ले लेते हैं P Q। तो वृत्त की परिधि पे स्थित दो बिंदु P Q जो वृत्त की परिधि के अनुरूप ही इसकी परिसीमन है, तो इसे हम क्या कहते हैं, चाप। इसको लिखा जाता है पी क्यू और ऊपर इस तरह से उल्टा से बनाया जाता है, इसको पढ़ते हैं चाप। ये वृत्त का चाप हो गया। अब
एक होता है जीवा। तो वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं को, जैसे यहाँ पे आर एस ले लेते हैं, ई की यूज हो गया है, तो वृत्त के किन्हीं भी, वृत्त के कहने का मतलब है वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सबसे छोटी जो रेखा होगी वह जीवा कहलाती है। तो यहाँ पे आर एस क्या हो गया, जीवा। और जो सबसे बड़ी जीवा होगी वही क्या होगा, व्यास। तो यहाँ पे हमने जैसे व्यास को बताया है, तो इसको लिख सकते हैं कि यह सबसे बड़ी जीवा है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये चाप है, तो चाप के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बना रहा है ये निकालना होता है। इनके बीच एक संबंध है, चाप के द्वारा, ये चाप है पी क्यू, तो चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो इसको हम थीटा से व्यक्त करते हैं। और ये थीटा जो होता है चाप बटे त्रिज्या। ये त्रिज्या है, चाहे हम O से P लें या O से Q लें, ये त्रिज्या है और ये हमारा चाप है। इसको अगर L से व्यक्त करें और इसको R से, तो थीटा बराबर L अपॉन R होगा। ये हमारा एक सूत्र है। तो चाप और त्रिज्या का जो अनुपात होता है उसको दूसरे अर्थ में कहेंगे तो केंद्र पे अंतरित कोण के बराबर होगा। अब इसमें इसी से संबंधित है कि त्रिज्या खंड क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है और ये चाप है। तो दो त्रिज्याओं के मध्य और चाप से निर्मित क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। तो त्रिज्या खंड को देखिए, दो प्रकार के होंगे एक त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड इसमें क्या होंगे, पहला दो त्रिज्या होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे O से P और O से Q है, और ये जो चाप है, जो त्रिज्या का सीमांत बिंदु है, इनके बीच की जो दूरी है वो चाप है वृत्त के आधार पे। तो PQ चाप, मतलब दो त्रिज्या और एक चाप। तो ये चाप भी किससे निर्मित होना चाहिए, इस त्रिज्या से निर्मित होना चाहिए, दोनों त्रिज्याओं से। तो इसके बीच का ये घिरा हुआ जो क्षेत्र है ये त्रिज्या खंड पूरा कहलाता है। और त्रिज्या खंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक लघु त्रिज्या खंड और एक दीर्घ त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड के प्रकार देखिए, तो इसमें होगा एक लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड, और दूसरा दीर्घ त्रिज्या खंड। तो यहाँ पे अगर हम देखें P, Q और O, ये क्या हो गया हमारा लघु त्रिज्या खंड हो गया। क्यों होता है अभी इसको समझते हैं। और दूसरा जो त्रिज्या खंड है, इधर वाले को देखते हैं, बड़ा वाले को, तो ये क्या है, बाहरी क्षेत्र है ना। तो लघु त्रिज्या खंड कब होगा, जहां पे चाप क्या होगा, लघु होगा। चाप क्या होना चाहिए, लघु, छोटा होना चाहिए। लघु मतलब छोटा। तो यहाँ पे देखिए O P Q है, तो P Q जो चाप है वो चाप इस तरफ से O P Q O, O P Q
ओ। इसमें P से Q एक चाप है, तो ये क्या है, लघु चाप है, इसलिए इसके द्वारा निर्मित जो क्षेत्र है वो लघु त्रिज्या खंड कहलाएगा। और इसके बाद जो शेष भाग है वो कहाँ से शुरू होगा, O P और Q O। कहाँ से शुरू हो रहा है, O P Q O। लेकिन ये क्या है, दीर्घ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बिंदु डाल देते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। इसको हम B बिंदु ले लेते हैं, इसको A बिंदु ले लेते हैं, तो P A Q, तो P A Q ये हमारा लघु चाप हो गया। और इसको स्पष्ट करने के लिए हम P B Q कहें, P B Q, तो ये क्या हो गया, हमारा दीर्घ चाप हो गया। इसलिए इसको हम इसके द्वारा यहाँ वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये वाला पूरा क्षेत्र है, ये हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड कहलाएगा। तो आज की क्लास में हम जो चीज देखे वह देखे, वृत्त क्या होता है और वृत्त में केंद्र क्या है, परिधि क्या है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, जीवा किसे कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। उसके अलावा त्रिज्या खंड देखें और त्रिज्या खंड के प्रकार को हमने देखा है। शेष अगली क्लास में।